नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों की रणनीति की, महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान की, बात करेंगे मणिपुर को लेकर अपने ही घर में घिरे पीएम मोदी की, यूसीसी पर लॉ कमीशन के ड्राफ्ट की, साथ ही जानेंगे किस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी चुनावों को लेकर ईसी की तैयारी की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लालू परिवार पर ईडी का एक्शन, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट, लालू, राबड़ी और तेजस्वी को बनाया गया है आरोपी। मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की आप नेता की जमानत याचिका, कथित शराब घोटाले में ईडी ने सिसोदिया को किया है गिरफ्तार। बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हुआ टकराव, 24 परगना में टीएमसी उम्मीदवार के पिता की ली गई जान, पुरुलिया में भाजपा नेता को भी बनाया गया निशाना। आज शेयर बाजार ने नया ऑल टाइम हाई बनाया, सेंसेक्स 486 अंकों की तेजी के साथ 65,205 पर हुआ बंद, निफ्टी 133 अंकों की तेजी के साथ 19,322 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। मोदी सरकार को 2024 में केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए एक साथ आने की सहमति विपक्षी दल जता चुके हैं। अब आगे की रणनीति तैयार की जा रही है, जिसमें बीजेपी के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारने पर फैसला होना है। कांग्रेस के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक को लेकर नई तारीख भी सामने आ चुकी है। तो कब होगी बैठक और क्या है विपक्ष की रणनीति, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता अब जमीन पर उतर चुकी है। विपक्षी दल एक साथ आ रहे हैं। बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को 1.5 दर्जन विपक्षी दलों की बैठक होगी। पहले ये बैठक 13 और 14 जुलाई को होनी थी, लेकिन बिहार और कर्नाटक विधानमंडल के सत्र के चलते इसे आगे बढ़ाया गया है। इस बीच विपक्षी एकता को लेकर आरजेडी चीफ लालू यादव का बड़ा ऐलान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम सब लोग एक हैं और सभी मिलकर केंद्र से मोदी सरकार को हटाएंगे। लालू यादव ने कहा कि पीएम मोदी देश में राम और रहीम के बीच विवाद पैदा करा रहे हैं, उन्हें आपस में लड़वा रहे हैं। गरीबी और भुखमरी मिटाने की कोई चर्चा नहीं हो रही है, हमारे देश के लोकतंत्र को मिटाने की साजिश हो रही है। ऐसे समय में हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। पीएम मोदी भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उनकी सरकार में ही हो रहा है। बीजेपी बिहार को तोड़ने की बात कह रही है, लेकिन हम लोग एकजुट होकर देश के लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बीजेपी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन विपक्षी एकता में वो सेंधमारी नहीं कर पाएगी। विपक्षी गठबंधन मजबूत है। महाराष्ट्र मामले का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि शरद पवार इस मामले को अच्छी तरह से संभालने की क्षमता रखते हैं। बेंगलुरु में होने वाली बैठक में कई बड़े फैसले होने हैं, जिसमें गठबंधन का नाम, राज्यवार किस दल के नेतृत्व में चुनाव होगा, सीट शेयरिंग से जुड़े मामले में तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। विपक्षी दलों की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि बेंगलुरु की बैठक में पीएम उम्मीदवार को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी। विपक्ष की बैठक से बीजेपी परेशान है, तो महाराष्ट्र में बगावत से महाविकास आघाड़ी गठबंधन परेशान है। अजीत पवार की बगावत से शरद पवार बैकफुट पर हैं। तो आज राज्य में क्या कुछ हुआ खास, देखते हैं ये रिपोर्ट। शरद पवार ने अब बागियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है और अब शिंदे सरकार में मंत्री बनने वाले विधायकों की शिकायत पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष से की है। सभी 9 विधायक की सदस्यता खारिज करने की मांग की गई है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को एनसीपी से बर्खास्त कर दिया गया है। तो अजीत के साथ शपथ ग्रहण करने वाले पार्टी के क्षेत्रीय महासचिव शिवाजी राव गर्जे, अकोला शहर जिला अध्यक्ष विजय देशमुख और मुंबई डिवीजन के कार्यकारी अध्यक्ष नरेंद्र राणे को भी पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। ये कदम पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले की चिट्ठी के मिलने के बाद उठाया। सुले ने बागियों पर कार्रवाई की मांग की थी। दूसरी तरफ अजीत पवार भी एनसीपी की नई टीम बनाने में जुटे हुए हैं। प्रफुल्ल पटेल ने एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को बर्खास्त कर उनकी जगह सांसद सुनील तटकरे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। तो अनिल पाटिल को व्हिप की जिम्मेदारी दी है।
इन सबके बीच तमाम विपक्षी पार्टियों का समर्थन शरद पवार को मिला है और सभी ने उम्मीद जताई है कि पवार महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में एक ताकत है और इस बगावत का सामना वो आसानी से कर लेंगे। दूसरी ओर शरद पवार ने भी पार्टी को एकजुट करने की कोशिशें तेज कर दी है। सतारा पहुंचे पवार ने कहा कि बीजेपी देश भर में चुनी हुई सरकारों को गिरा रही है। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ था। अब राज्य की जनता को एकजुट होकर अपनी ताकत दिखानी होगी। हमारे कुछ लोग बीजेपी का शिकार हो गए, लेकिन हम नई शुरुआत करेंगे। शरद पवार ने दावा किया कि अजीत खेमे के कई विधायकों ने उन्हें फोन किया है और कहा है कि हमारी विचारधारा एनसीपी से अलग नहीं है, वो जल्दी ही फैसला करेंगे। इस बीच एनसीपी सांसद अमोल कोल्हे, जो रविवार को शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे, उन्होंने शरद पवार के साथ होने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र की सियासत में आए नए मोड़ से बीजेपी गदगद है, तो मणिपुर को लेकर पीएम मोदी अपने ही घर में घिर गए हैं। मणिपुर में पिछले 61 दिनों से जातीय संघर्ष जारी है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर टकराव को लेकर सुनवाई हुई, तो सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ कोर्ट में, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश का सबसे शांत और खूबसूरत राज्य मणिपुर में इस समय अशांति बनी हुई है। 61 दिनों से जातीय संघर्ष चल रहा है। राज्य में अनुच्छेद 355 लागू है, लेकिन हालात संभलते नहीं दिख रहे हैं। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक इस मसले को सुलझाने में असफल होते दिखाई दे रही है। कांग्रेस पहले से ही मणिपुर को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। वहीं आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में मणिपुर मुद्दे पर पीएम मोदी की खामोशी को लेकर पीएम आवास का घेराव किया। हजारों की संख्या में यूथ कांग्रेस के नेता इकट्ठे हुए और जमकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। इसी कड़ी में आज सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर टकराव को लेकर मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से 3 मुख्य बिंदुओं को लेकर जवाब मांगा। कोर्ट ने राज्य में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हो रहे संघर्ष को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने बेघर और प्रभावित लोगों को दोबारा बसाने, सुरक्षा बलों की तैनाती और कानून व्यवस्था की जानकारी भी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 10 जुलाई तय की है। तो वहीं इन तमाम बातों के बीच एक बार फिर प्रदेश के बिष्टुपुर जिले में बंदूकधारियों के साथ गोलीबारी में 4 लोगों की जान चली गई। जिन लोगों की जान गई वो खोई जुमतबी गांव में बनाए एक अस्थायी बंकर वाले इलाके की रखवाली कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार से मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हो रहे संघर्ष को रोकने के लिए सवाल पूछ रही है, लेकिन अभी तक हालात जस के तस बने हुए हैं। मणिपुर के हालात बीजेपी की चिंता बढ़ा रहे हैं, तो यूसीसी पर विपक्षी दलों ने अपनी चिंता जाहिर की है। समान नागरिक संहिता पर देश में चल रही बहस के बीच कानून मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की बैठक हुई। वहीं लॉ कमीशन भी अपने ड्राफ्ट के साथ बैठक में शामिल हुआ। तो क्या हुआ यूसीसी के ड्राफ्ट में, देखते हैं ये रिपोर्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लॉ कमीशन ने बेसिक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है, जिसमें लैंगिक समानता पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। लॉ कमीशन को अब तक करीब 9.5 लाख सुझाव मिले हैं। यूसीसी के बेसिक फ्रेमवर्क के मुताबिक सभी की शादियां रजिस्टर्ड होगी, लेकिन ट्राइबल्स को जरूरी रियायतें दी जाएगी। इसके साथ ही मुस्लिम महिलाओं को गुजारे भत्ता का अधिकार भी मिलेगा। इसके साथ ही सभी को अडॉप्शन का अधिकार भी दिया जाएगा। यूसीसी के लिए तैयार बेसिक फ्रेमवर्क के अनुसार बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। इसके अलावा इद्दत और हलाला पर भी रोक लगेगी। उत्तराधिकार में लड़की और लड़के दोनों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। पति की जान चली जाने की स्थिति में और बेटा ना होने की सूरत में मुस्लिम महिला को संपत्ति का पूरा हिस्सा मिलेगा। इसके साथ ही पति के भाइयों को हिस्सा नहीं मिलेगा। वहीं सुझाव के आधार पर इसमें संशोधन भी किए जा सकेंगे। बेसिक फ्रेमवर्क के मुताबिक लिव इन रिलेशनशिप का जिक्र नहीं होगा, इसे डिस्क्लोज किया जाएगा। सभी को अडॉप्शन का अधिकार दिया जाएगा। मुस्लिम महिलाओं को भी ये अधिकार मिलेगा। शादी की उम्र 21 और 18 साल ही रखने की सहमति बनी है। तलाक के एक जैसे आधार होंगे, जो आधार पुरुष के लिए होंगे वही महिला के लिए भी होंगे। गार्डियनशिप से जुड़े कानूनों को आसान किया जाएगा। पूजा, नमाज और शादी के तौर तरीकों पर कोई रोक नहीं, सभी अपने धार्मिक नियमों का पालन कर सकेंगे। HUF पर कोई रोक नहीं होगी। ये एक टैक्सेशन का प्रावधान है जो पहले की ही तरह कायम रहेगा। ट्राइबल्स को पर्सनल लॉ में मामलों में रियायत दी जाएगी। सुझावों के आधार पर इस बेसिक फ्रेमवर्क में और भी जरूरी संशोधन किए जाएंगे। यूसीसी पर बने ड्राफ्ट पर मुस्लिम संगठनों का क्या रुख रहता है, ये देखना होगा। वहीं दिल्ली की केजरीवाल सरकार को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का रुख काफी सख्त नजर आया। दिल्ली सरकार ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए पैसे देने में असमर्थता जताई।
सुप्रीम कोर्ट ने इस पर उसे फटकार लगाई। साथ ही उससे यह भी पूछ लिया कि उसने पिछले 3 साल में विज्ञापनों पर कितना पैसा खर्च किया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं, कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से 3 वित्तीय सालों में विज्ञापनों पर हुए खर्च का ब्यौरा तक मांग लिया। दरअसल ये मामला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण से जुड़ा है। आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसके निर्माण के लिए फंड्स मुहैया कराने में असमर्थता जताई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर आप सरकार को ही घेर लिया। आपको बता दें कि RRTS के निर्माण से दिल्ली का राजस्थान और हरियाणा तक सड़क मार्ग से संपर्क आसान हो जाता। हालांकि इसके लिए दिल्ली सरकार ने फंड्स मुहैया नहीं कराया। इस पर जस्टिस SK कोल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने आप सरकार को निर्देश दिया कि वो 2 हफ्ते के अंदर फंड्स की गणना की जानकारी के साथ एफिडेविट मुहैया कराए। दिल्ली सरकार के वकील ने 2 जजों की बेंच को बताया कि कैसे पैसे की कमी है और वित्तीय मदद करने में असमर्थता जताई थी, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, आप चाहते हैं कि हम जानें कि आपने कौन सी राशि कहां खर्च की है। विज्ञापन के लिए सारी धनराशि इस परियोजना के लिए खर्च की जाएगी। आप इस तरह का आदेश चाहते हैं? क्या आप ऐसा चाहते हैं? पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कॉमन प्रोजेक्ट के लिए कोष देने में असमर्थता जताई। क्योंकि इस परियोजना में धन की कमी एक रुकावट है, इसलिए हम दिल्ली सरकार से एक हलफनामा दाखिल करने को कहते हैं, जिसमें विज्ञापन के लिए खर्च किए गए धन का ब्यौरा दिया जाए। क्योंकि ये परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है, इसमें पिछले वित्तीय वर्षों का ब्यौरा दिया जाए। आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर मेरठ तक बनाया जा रहा है, जिसमें दिल्ली सरकार ने पैसे की कमी का हवाला देते हुए अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी। कोर्ट के इस रुख से दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है। इधर तेलंगाना में KCR की मुश्किलों में भी इजाफा होने वाला है। कर्नाटक में शानदार जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद है। रविवार को तेलंगाना के खम्मम से राहुल गांधी ने अपनी सरकार बनने का दावा पेश कर दिया। कांग्रेस की बढ़ती ताकत को देखते हुए सत्ता और विपक्ष के कई नेता कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने के लिए कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में YS शर्मिला के भी जल्द कांग्रेस में शामिल होने की बात कही जा रही है। कांग्रेस के नेता KVP रामचंद्र राव ने दावा किया है कि YSR तेलंगाना पार्टी की नेता YS शर्मिला जल्द ही कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगी। पूर्व सांसद की माने तो शर्मिला जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगी। KVP रामचंद्र राव ने कहा कि कट्टर कांग्रेसी YS राजशेखर रेड्डी की बेटी होने के नाते शर्मिला को पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। KVP रामचंद्र राव को राजशेखर रेड्डी का करीबी दोस्त माना जाता है, जो 2004 और 2009 के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। पूर्व राज्यसभा सदस्य ने तेलंगाना के खम्मम से लौटने के बाद गन्नावरम हवाई अड्डे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी ने रविवार शाम खम्मम में विशाल रैली को संबोधित किया था। राहुल से मुलाकात से पहले राव ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आंध्र प्रदेश में जमीनी स्तर पर काम करेंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि कांग्रेस 2024 में राज्य में सत्ता में आएगी। राव का मानना है कि 2018 में तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी के साथ गठबंधन के कारण कांग्रेस को पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा है कि वो राज्य में ईंट दर ईंट पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। शर्मिला की पार्टी के कांग्रेस में विलय की खबरें पिछले कुछ हफ्तों से चल रही हैं, लेकिन अब तक इस पर मोहर नहीं लगी है। अब एक बार फिर ये खबर है कि शर्मिला जल्द कांग्रेस में शामिल होंगी। आपको बता दें कि YSRTP नेता ने उन मीडिया खबरों का खंडन किया है जिनमें ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस का अध्यक्ष उन्हें नियुक्त किया जा रहा है। उधर शर्मिला ने कर्नाटक से कांग्रेस से राज्यसभा टिकट के लिए कोई प्रस्ताव मिलने से इनकार किया है। शर्मिला अगर कांग्रेस में शामिल होती हैं तो वो पहले ही ये साफ कर चुकी हैं कि वो खम्मम जिले के प्लेयर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। और बुलेटिन के आखिर में बात आगामी चुनावों को लेकर EC की तैयारी की। चुनाव आयोग इस समय 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के अलावा आम चुनाव की तैयारियों में जुटा है। आयोग में बैठकों का दौर जारी है। राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही अब राजनीतिक दलों के खर्चे को लेकर एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसे लेकर आयोग ने राजनीतिक दलों को निर्देश भी दिया है। तो क्या है चुनाव आयोग का निर्देश, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजनीतिक दलों के खर्चे जनता के सामने लाने के लिए चुनाव आयोग ने अब एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया है और सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वो अपने खर्चे और चंदे के हिसाब की जानकारी इस पोर्टल पर दें। पोर्टल को लेकर मुख्य चुनाव अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि हम लोग 1 साल से इस पर काम कर रहे थे। उन्होंने 3C का जिक्र करते हुए कहा कि ये पोर्टल चुनाव आयोग की रणनीति का हिस्सा है।
इसके जरिए राजनीतिक फंडिंग और खर्च में पारदर्शिता आएगी। 3C का मतलब बताते हुए राजीव कुमार ने कहा कि क्लीन यानी सफाई, क्रैकडाउन यानी अवैध फंडिंग पर कार्रवाई, कंप्लायंस यानी नियमों को फॉलो करना शामिल है। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल पर जिस भी राजनीतिक दल ने फाइनेंशियल डिटेल नहीं दी, उसे इसका लिखित में कारण बताना होगा। इसके साथ ही सीडी और पेन ड्राइव में तय फॉर्मेट में रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। चुनाव आयोग सभी दलों की रिपोर्टिंग को ऑनलाइन जारी करेगा। आयोग ने सभी दलों को पत्र लिखा है। इस पत्र को लेकर चुनाव आयोग के जॉइंट डायरेक्टर अनुज चाणक ने बताया कि पोर्टल को लॉन्च करने के 2 मकसद हैं। पहला, राजनीतिक दलों को फिजिकल फॉर्म में फाइनेंशियल डिटेल देने में हो रही परेशानी को दूर करना और दूसरा, फाइनेंशियल रिपोर्ट को समय पर फाइल करना। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों के नंबर भी उपलब्ध हैं, जिन्हें समय समय पर नोटिस जारी कर जानकारी दी जाएगी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।